हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 9 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, एमपी कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। ये टेस्ट सीरीज आपको हमारी एप्लीकेशन से मिलेगी। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध हैं एमपीपीएससी के लिए, एमपीएसआई कांस्टेबल के लिए, और फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है, ये वही है जिस पर कल हमने डिस्कस की थी, क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि एक बार और इस पर डिस्कस किया जाना चाहिए और आपको इसको समझना चाहिए। हमारा आज का थॉट है कि समय की बर्बादी मंद आत्महत्या है। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने समय को खत्म कर रहे हैं, आप अपने समय को पूरी तरह से बर्बाद करके दे रहे हैं। और यह एक आत्महत्या के रूप में है, क्योंकि पूरी जिंदगी की पूंजी लगाने के बाद भी आप अपने समय का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है? तो ये आगरा में। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता भारत सरकार के किस अभियान को घोषित किया है? तो ये निवेश इंडिया अभियान है। तीसरा प्रश्न है कि किस बैंक ने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत बनाने के लिए $190 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये एशियाई विकास बैंक ने। चौथा प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो इनका नाम नरेंद्र सिंह कपानी है। और पांचवा प्रश्न है कि एशियन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चयनित 6 व्यक्तियों में से एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये आधार पूनावाला हैं। और छठवां प्रश्न है कि मराठी फिल्म के किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो इनका नाम है रवि पटवर्धन। सातवां प्रश्न है कि किस देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। और आठवां प्रश्न है कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये जेहान दारूवाला हैं। कल ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 इवेंट कब शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत हुई 8 दिसंबर से और ये चलने वाला है 10 दिसंबर तक, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2020 इवेंट ये 8 दिसंबर से शुरू हो गया, 10 दिसंबर तक चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और इसका आयोजन वर्चुअली किया जा रहा है। इसको क्या भारत सरकार का टेलीकम्युनिकेशन विभाग और COAI इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। COAI का मतलब क्या होता है? तो यह है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो सिम कंपनीज हैं, सिम जैसे एयरटेल हो गई, आइडिया हो गई, वोडाफोन हो गई, जियो हो गई, तो ये सब मिलकर इनकी जो एसोसिएशन है वो इसका आयोजन कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने 9 दिसंबर से पहली बार किन देशों के दौरे पर गए हैं? तो ये गए हुए हैं किन देशों के दौरे पर? तो सऊदी अरब और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत के जो सेना प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने, ये 8 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की 6 दिन की यात्रा के लिए गए हैं। और ये रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक सहयोग है उस पर चर्चा करेंगे। और ये पहली बार हो रहा है इन खाड़ी देशों में कि भारत का कोई सेना अध्यक्ष या सेना प्रमुख जा रहा है। बात करेंगे सऊदी अरब की और संयुक्त अरब अमीरात की। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं और मुद्रा यहाँ की सऊदी रियाल है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं और मुद्रा यहाँ की संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। चलिए मैप में मैं आपको अब दोनों देश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से UAE और सऊदी अरब आपको जाना है तो मूव करना पड़ेगा पश्चिम में। पश्चिम में जाएंगे, ये जो रेड कलर की सबसे बड़ी कंट्री आपको अरेबियन कंट्रीज में दिख रही है ये सऊदी अरब है, इसकी राजधानी रियाद है। यहीं पर मक्का और मदीना जो इस्लाम के सबसे बड़े प्रमुख स्थान है उनमें से मक्का और मदीना ये यहीं पर स्थित है। इसके पास में आप ये येलो कलर का जो देश दिख रहे हैं ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE है, जिसकी राजधानी यहाँ पर अबू धाबी देख पा रहे होंगे। आसपास कौन से देश हैं? तो पहले संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसके पास में ओमान है, ऊपर की तरफ जो गल्फ ऑफ ओमान है और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है उसके ऊपर ईरान है, हरमूज का यहाँ पर जो है वो
जलडमरू मध्य है, राइट। इसके अलावा इधर कतर लगा हुआ ये छोटा सा देश बहरीन है, ये कुवैत है, इधर इराक है, इधर जॉर्डन है, ये इनकी सीमा लगी हुई है, जबकि इस तरफ रेड सी है और नीचे जो है यमन है और इस तरफ ओमान है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि हाल ही में चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की नई बड़ी ऊंचाई को कितना बताया है। तो ये अभी हाल ही में अनुमान ये नापा गया है इसको, या इसको बताया उन दोनों के द्वारा सर्वेक्षण करके कि ये अब 0.86 मीटर बढ़ गया है, यानी कि अब हो गई है 8,848.86 मीटर। पहले कितनी मानी जाती थी, तो 8,848 मीटर मानी जाती थी, अब इसमें 0.86 मीटर बढ़ गई है इसकी हाइट। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की जो हाइट को बताया है वो 8,848.86 मीटर बताया है, और ये माउंट एवरेस्ट की पुरानी जो मान्य ऊंचाई थी उससे 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्योंकि इसकी हाइट 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं, और इन दोनों ही देश में ये फैला हुआ है, यानी कि चाइना में और नेपाल में फैला हुआ है, लेकिन जो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल की सीमा में आती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये हाइट बढ़ कैसे जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हिमालय है वो दुनिया का नवीन वलित पर्वत है, यानी कि नया पर्वत है, मात्र 5 करोड़ साल पुराना है ये पर्वत, राइट। और ये जो है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी उसके द्वारा बना हुआ है, और ये टकराने की प्रक्रिया ऐसा नहीं हुई कि एक रात में टकरा गई थी कि तेजी से आई और एक रात में टकरा गई, ये टकराई थी और ये निरंतर टकरा रही है, अंदर की तरफ धंस रही है, और भारत हर साल कुछ सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, बहुत नैनो सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, और उसी प्रक्रिया के स्वरूप अभी भी यहाँ पर भूकंप आते हैं, और जो माउंट एवरेस्ट है और पूरा हिमालय है उसकी हाइट बढ़ रही है, और धीरे धीरे ये उत्तरी ध्रुव की ओर खिसक भी रहा है। बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ कि WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं, और ये बने हैं अनिल सोनी, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय मूल के हैं अनिल सोनी, इनको WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है, और अनिल सोनी 1 जनवरी से अपने काम को संभाल लेंगे। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कौन सा है फाउंडेशन, ये तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संकट के बीच में मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन की स्थापना की थी, ताकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए फंड रेज किया जा सके, पैसा प्राप्त किया जा सके। अभी तक अनिल सोनी क्या थे, तो ये ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है वियाट्रिस, इसमें ग्लोबल इन्फेक्शन डिजीज के हेड के तौर पर काम कर रहे थे। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात पांचवें प्रश्न की होगी कि फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल भारतीय कौन है, तो इसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शाह और रोशनी नादर मल्होत्रा, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये इस सूची में 41वें नंबर पर है। HCL के इंटरप्राइजेस की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा ये 55वें नंबर पर है, और वायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह ये 68वें नंबर पर है। तो ये दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची की लिस्ट है, इनमें ये भारतीय 3 महिलाएं शामिल हैं, और इस सूची में पहले स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल है, जो लगातार 10वीं साल से इस पर शीर्ष पर बनी हुई है। दूसरे स्थान पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड है, और दूसरी बार इस दूसरे स्थान पर आई हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इसमें तीसरे स्थान पर है। छठवां प्रश्न है कि फोर्ब्स एशिया की सबसे प्रभावशाली सेलेब्स की सूची में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें जो भारतीय अभिनेता शामिल नहीं है वो है सलमान खान, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फोर्ब्स एशिया ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली सेलेब्स की सूची जारी की है, और इस सूची में शामिल है अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन, उसके साथ ही नेहा कक्कड़ को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो नाम था हमारा ऑप्शन में सलमान खान वो नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को अर्बन लैंडस्केप सिटी कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया है, और ये शामिल किया गया है ग्वालियर और ओरछा को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो यूनेस्को ने
अर्बन लैंडस्केप सिटी कार्यक्रम के तहत ग्वालियर और ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल कर लिया है। और इस परियोजना के तहत यूनेस्को क्या करेगा, ऐतिहासिक शहरों के विकास के लिए सबसे बेहतर तरीके और साधनों का पता लगाएगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा। 9वीं शताब्दी में स्थापित माना जाता है ग्वालियर और 16वीं शताब्दी में स्थापित माना जाता है ओरछा। अपने यहाँ स्थित जो महल हैं, इनमें मंदिर हैं और दूसरी जो ऐतिहासिक इमारत हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बात करें यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। बात करें 8वें प्रश्न की कि किस खेल को 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है, तो इसको शामिल किया गया है ब्रेक डांस को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ब्रेक डांस को 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है और 2018 यूथ ओलंपिक्स में इसे बतौर खेल शामिल किया गया था, यानी कि 2018 में यूथ ओलंपिक में शामिल हुआ और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में जो नए गेम शामिल किए गए हैं, जो कि 2020 में आयोजित होना था लेकिन अब 2021 में होगा, यह है सर्फिंग, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। बात करें 90वें प्रश्न की कि किस साहित्यकार ने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है, और ये जीता है राजकमल झा ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पत्रकार लेखक हैं राजकमल झा। इन्होंने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी, ये निर्भया कांड के ऊपर आधारित था, इसके लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। और कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में $5,000 के इस पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, इसकी स्थापना 2018 में अमेरिका के प्रशासक बुंडालो के द्वारा विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेजबानी की जाएगी श्रीलंका के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो श्रीलंका जो है जून 2021 में जो एशिया कप होने वाला था उसकी मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान 2022 में जो टूर्नामेंट का आयोजन होना था एशिया कप, उसकी मेजबानी के अधिकार पाकिस्तान को दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस टूर्नामेंट को 2020 में पाकिस्तान के द्वारा आयोजित किया जाना था, यानी कि जो जून 2021 में श्रीलंका में आयोजित होना था उसको पाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब इसका आयोजन जून 2021 में बढ़ा दिया गया है, जिसका आयोजन अब श्रीलंका में होगा। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किस देश के प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, तो ये शुभारंभ किया गया है भूटान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है, तो ये संपन्न हो चुका है। किस देश की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।